हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे क्लास 11th का क्वेश्चन बैंक सीरीज पढ़ रहे थे, तो अभी तक हम लोगों ने एमसीक्यू का सारा जो है क्वेश्चंस देख लिया था। अब हम लोग जो भी सब्जेक्ट की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, जिसमें से हम लोग स्टार्ट करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से, और जो भी शॉर्ट क्वेश्चन है, वेरी लॉन्ग क्वेश्चन है, वो सारा का सारा हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने सारा की कॉन्सेप्ट देख लिया था फर्स्ट चैप्टर का। सेकेंड वीडियो में हम लोगों ने एमसीक्यू वाला क्वेश्चन जितना भी था उसको हम लोगों ने एक शॉर्ट में कंप्लीट किया था। आज के इस वीडियो में जितना भी सब्जेक्टिव में आपका जो भी है, इसको हम लोग यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव बोल सकते हैं। तो उसमें जितना भी यहाँ पे जो भी सेक्शंस है, जैसे कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप वाला है, फिर आपका शॉर्ट आंसर टाइप वाला है, लॉन्ग आंसर टाइप, तो इन सभी तीनों को एक ही वीडियो में हम लोग करेंगे। ठीक है, तो अभी तक आप लोगों ने जो फर्स्ट वीडियोस वो सारे के सारे आपके प्लेलिस्ट बनाए गए हैं, उन सभी को नहीं देखा है तो वहाँ से स्टार्टिंग से ही इस चीज़ों को देखिए, वहाँ पे इंट्रोडक्शन से ही, ताकि आपको अच्छे तरीके से सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए वीडियो पे बने रहिए, आज लास्ट तक देखिएगा, सारा चीज़ आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपका पूछा गया था कि द राइट द कंप्लीट सिंबल फॉर द एटम विथ द गिवन एटॉमिक नंबर। यहाँ पे कंप्लीट सिंबल आपको लिखना है जो भी एटम आपका दिया गया है, जिसका एटॉमिक नंबर आपका Z का वैल्यू जो है, और एटॉमिक मास A का वैल्यू। एटॉमिक मास को हम लोग A से डिनोट करते हैं और एटॉमिक नंबर को Z से। तो Z का वैल्यू यहाँ पे देख सकते हैं 17 आपका दिया गया, जो कि एटॉमिक नंबर का वैल्यू है, और एटॉमिक मास का वैल्यू यहाँ पे आपको 35 दिया है। तो जैसा कि आपको पता है कि जो एटॉमिक नंबर 17 है, तो उसके लिए हमारा कौन सा हो जाता है, बिल्कुल यहाँ पे क्लोरीन इसका हो जाता है। इसका यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ये चीज़ सिंपल सा क्वेश्चन ही था, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो हमारा क्लोरीन होता है उसके लिए एटॉमिक नंबर हमारा 17, परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान यहाँ पे 35 होता है, कुछ इस तरीके से। वही चीज़ हिंदी में भी दिया गया। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि नीचे दिए गए परमाणु द्रव्यमान A और परमाणु संख्या Z वाले परमाणुओं का पूर्ण प्रतीक मतलब कंप्लीट यहाँ पे सिंबल लिखना था। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, क्लोरीन, जिसको यहाँ पे मान लीजिए AX यहाँ पे हमारा है, और कुछ इस तरीके से नीचे Z होता है, ऊपर में A होता है। तो A हमारा यहाँ पे जो यहाँ पे मास उसका था उसको हम लोग डिनोट करते हैं। X यहाँ पे एलिमेंट जो कि जिसका कितना है, एटॉमिक नंबर 17, और एटॉमिक नंबर 17 क्लोरीन का होता है। तो X का वैल्यू हम लोग वहाँ पे क्या लिखेंगे, मतलब X के जगह पे बोल सकते हैं, तो वो हमारा हो जाएगा क्लोरीन। और कुछ इस तरीके से इसका एटॉमिक नंबर 17 है, तो इसके Z के जगह पे हो जाएगा इस तरीके से। कोई भी चीज़ है आपका दिया रहे, सिंपल सा जनरल यहाँ पे समझ लीजिए। X है, यहाँ पर Z है, यहाँ पे A है, ये आपका एटॉमिक मास हो जाएगा, और Z आपका एटॉमिक नंबर हो जाएगा। अब X के जगह कुछ भी हम लोग, जिसका भी Z का वैल्यू जितना रहेगा उसको रखेंगे। मान लीजिए Z का वैल्यू हमारा 6 है, तो 6 में हमारा कौन सा आ जाता है, कार्बन आ जाता है। कार्बन के पास यहाँ पे 6 लिख देंगे, और इसका A का वैल्यू कितना हो जाता है, 12 हो जाता है। तो इस तरीके से आप लोगों को करना है। तो आपको वहाँ पे X के जगह पे कुछ भी यहाँ पे दिया जा सके, जो Z का वैल्यू दिया जाएगा उसी से आप लोग वहाँ पे पता करोगे। ठीक है, तो इस तरीके से था यहाँ पे, बस इस तरीके से आपको बना के लिख देना होगा। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, दोनों साथ ही ले लेता हूँ। राइट केमिकल इक्वेशन फॉर कंबसन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन। किसी भी हाइड्रोकार्बन का यहाँ पे जो कंबसन रिएक्शन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, लेकिन यहाँ पे जो हाइड्रोकार्बन हम लोगों को पूछा गया है वो ब्यूटेन का पूछा गया। तो ब्यूटेन हाइड्रोकार्बन के लिए यहाँ पे कंबसन रिएक्शन का यहाँ पे बात किया गया है। तो कंबसन रिएक्शन मतलब कोई भी चीज़ हमारा कंबसन कब होता है, वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, ये चीज़ आपको पता होगा। तो ब्यूटेन का बात किया गया, तो ब्यूटेन का हम लोगों ने C4H10 लिख दिया। इसको O2 के साथ यहाँ पे हम लोग जब कंबसन इसका करेंगे, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कुछ इस तरीके से रहेगा, फिर हम लोग उसको जो है अच्छे तरीके से बैलेंस कर लेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे हिंदी में भी दिया गया है कि ब्यूटेन हाइड्रोकार्बन के दहन की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो कुछ इस तरीके से इसको हम लोगों को लिखना है। ठीक है, कुछ इस तरीके से कोई भी हाइड्रोकार्बन है उसको O2 के साथ जब करेंगे तो CO2 + H2O हमारा बनता है। कुछ इस तरीके से आप ये चीज़ समझ रहे होंगे। तो इसको हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया। अब अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे कुछ इस तरीके से है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि स्टेट लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शंस। तो इसको हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया था, जो की कॉन्सेप्ट है उसमें। तो डेफिनिट प्रोपोर्शन या फिर जिसको स्थिर अनुपात का नियम हम लोग कहते हैं, वो क्या होता है, इसको हम लोग देख लेते हैं। कहता है इट स्टेट दैट अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय वेट। या मतलब इस नियम के अनुसार यह पता चलता है कि किसी भी, यहाँ पे हिंदी में भी दिया गया कि किसी भी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात, ठीक है, जो भी उसका मासेस का रेशियो होता है वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, मतलब सदैव स्थिर होता है। कुछ इस तरीके से
वही चीज़ लिखा है कि गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट, ठीक है, बाय वेट। इसी को हम लोग स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। तो एक तो आपका जो भी यहाँ पे केमिकल कॉम्बिनेशन का जो भी यहाँ पे चीज़ है, जैसे कि लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हो गया, एवोगाड्रोस लॉ हो गया, फिर इस तरीके के जितने भी यहाँ पे जो आपका लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन है, तो वो सारा का सारा आपका कॉम्बिनेशन वाला चीज़ जितना भी है वो उनमें से कोई भी एक आप लोगों को पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में, तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, ठीक है। अब आगे यहाँ पे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है कि डिफाइन लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है हम लोगों ने वहाँ पे डिस्कस भी किया था, तो उसी को हम लोग क्या यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सीमांत अभिकर्मक क्या होता है, ये चीज़ यहाँ पे पूछा गया। कहता द रिएक्टेंट विच इज़ प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, वह मतलब ये जो लिमिटिंग रिएजेंट वह होता है, इसमें क्या होता है कि रिएक्टेंट जो है प्रेजेंट होता है लेसर अमाउंट में, मतलब कम मात्रा में प्रेजेंट होता है। एंड गेट कंज्यूम्ड फर्स्ट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। और जब यह इसमें अभिक्रिया किया जाता है, रिएक्शन जब होता है, तो जैसे ये प्रोडक्ट की तरफ जब बढ़ना चालू करता है, तो उसमें क्या होता है, ये लेसर अमाउंट होने के कारण ये स्टार्टिंग में ही ख़त्म हो जाता है, जिसके कारण लिमिट से ही पता चल रहा है कि लिमिट मात्रा में वहाँ पे प्रेजेंट होगा, तो जिसके कारण इसको लिमिटिंग रिएजेंट कहा जाता है। और इट लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म, और यह जो अमाउंट हमारा प्रोडक्ट का बनता है उसमें जो है यह उत्पाद की मात्रा को सीमित कर देता है। वही चीज़ देखिए हिंदी में लिखा गया है कि रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकर्मक कम मात्रा में उपस्थित होता है, समझ सकते हैं, और पहले समाप्त हो जाता है, मतलब स्टार्टिंग में ही वो चीज़ समाप्त हो जाएगा, उसको हम लोग सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। और यह उत्पाद की जो है मात्रा को भी क्या करता है, सीमित कर देता है, क्योंकि कम मात्रा में होगा तो प्रोडक्ट भी हमारा जो उत्पाद है वो कम बनेगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट कहता है। चलिए अगला यहाँ पे देख सकते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। इसके बारे में हम लोगों ने बहुत बात किया था, तो वही पूछा गया है कि व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर हमारा क्या होता है, ये चीज़ पूछा गया है। कहता सिग्निफिकेंट फिगर आर नंबर ऑफ मीनिंगफुल, सिग्निफिकेंट फिगर जो होते हैं वो नंबर ऑफ मीनिंगफुल डिजिट्स होते हैं विच आर नोन विथ सर्टेनिटी, जिसको हम लोग उसके अर्थपूर्ण अंक के हिसाब से हम लोग समझ सकते हैं। निश्चित रूप से वो चीज़ हमारा निकल जाता है। किसी भी कोई भी हमारा वहाँ पे डिजिट दिया गया था, तो उसमें हम लोग क्या कर रहे थे कि सिग्निफिकेंट फिगर काउंट कर ले रहे थे। जैसे कि मान लीजिए हमारा दिया था 0.00201, तो इसमें हम लोग लिमिट एक देख रहे थे कि सर्टेनिटी यहाँ पे 3 यहाँ पे हमारा जो है सिग्निफिकेंट फिगर आ रहा था, जबकि लोग इस जो पीछे हमारा 0 था उसको हम लोग काउंट नहीं कर रहे थे। तो वही चीज़ है कि सार्थक अंक जो होता है अर्थपूर्ण अंक होते हैं जो निश्चित रूप से ज्ञात, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे बोला गया था। आगे देख लीजिए मोल को परिभाषित करना, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर एग्जामिनेशन में दे दिया जाता है कि डिफाइन 1 मोल। 1 मोल क्या होता है, इसको परिभाषित करना है। कहता है 1 मोल इज़ द अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। सबसे पहले हम लोग ये चीज़ देखे थे, जो हमारा 7 वहाँ पे फंडामेंटल यूनिट था, उसमें भी हम लोगों ने देखा था कि अमाउंट ऑफ सबस्टेंस को हम लोग किस में मेजर करते हैं, मोल में करते हैं। दैट कंटेन्स एज मेनी एज पार्टिकल्स एज देयर आर एटम इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। ये वर्ड हमेशा यहाँ पे याद रखना कि एटम इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स में जितना भी पार्टिकल्स हमारा प्रेजेंट होता है उसी को हम लोग जो है 1 मोल कहते हैं। हिंदी में वही चीज़ है कि किसी पदार्थ का 1 मोल उसकी वह मात्रा है जिसमें उतने ही कण उपस्थित होते हैं जितने कार्बन 12 समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या उपस्थित होती है। यही चीज़ यहाँ पे हमारा 1 मोल परिभाषित इस तरीके से हम लोगों को करना होता है, ठीक है। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस तरीके से। चलिए अब यहाँ पे है कुछ इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है कि आउट ऑफ मोलेलिटी एंड मोलरिटी, मोलेलिटी जिसको हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं और मोलरिटी जिसको हम लोग कैपिटल M से डिनोट करते हैं, विच इज़ बेटर मेथड टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इनमें से जो मोलरिटी है और मोलरिटी है, इनमें से कौन सा जो है मेथड वो अच्छे तरीके से बेहतर जो है एक्सप्रेस करता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को। तो इसमें अगर बात किया जाए तो वो मोलरिटी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है हमारा कितना मात्रा बन रहा है उस आधार पे इसमें जो है ये चीज़ हमें बताता है, जो कि एक्यूरेटली हमें मास को ही बता देता है, ठीक है। तो जिसके कारण यहाँ पे वही बोला गया हिंदी में भी कि मोललता और मोलरता से विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधि बेहतर कौन सी इसमें से है, ये चीज़ पूछा गया। तो मोललता इसका जो है आपका आंसर हो जाएगा। चलिए देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से, वहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव वाला था उसमें हम लोगों को
वेट पूछा था, यहाँ पे हम लोगों को एसआई यूनिट जो है मास का पूछा गया है। तो एसआई यूनिट हम लोग देखे थे ग्राम, कुछ इस तरीके से जी से डिनोट करते हैं। तो ये हमारा द्रव्यमान की एसआई इकाई जो होता है वो ग्राम होता है, कुछ इस तरीके से लिखना है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है देख सकते हैं यहाँ पे कि हाउ आर 0.50 HBr एंड 0.500 HBr डिफरेंट, कि मतलब कैसे यहाँ पे जो इतना HBr और इतना HBr है वो आपस में डिफरेंट है, मतलब इतना HBr और इतना किस प्रकार से भिन्न है, यही हिंदी में भी पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया देख सकते हैं कि 0.50 HBr हैव 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो वही बात है, सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग देख ही रहे थे, तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि जो भी हमारे दशमलव के बाद चीज़ आता है उसको हम लोग नॉन जीरो अगर रहता है तो उसको हम लोग काउंट करते हैं सिग्निफिकेंट में। और ये भी बोला था कि जो पॉइंट के बाद अगर नॉन जीरो है तो उसके राइट साइड रहे या लेफ्ट साइड रहे उसको भी हम लोग जो है सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करते हैं। ये चीज़ भी आप लोगों को बताया गया था। तो इसलिए पीछे का वीडियो सबसे पहले देखिए, तो वहाँ से सीरीज, इसलिए मैंने सीरीज से ही स्टार्ट किया ताकि आपको अच्छे तरीके से चैप्टर साथ के साथ याद भी आता जाए। ठीक है, क्योंकि इतने सारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी डिस्कस हो रहे हैं कि इनमें से आपको जो है अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इतना भी अगर आप कर लेते हैं तो आपके एग्जामिनेशन में 100% गारंटी है कि अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। आप बस बातों को जो भी मैं बता रहा हूँ उन सभी चीज़ों को ध्यान रखिए, और बेसिकली सारा चीज़ तो यहाँ पर मैं बता ही रहा हूँ। ठीक है, तो वही चीज़ है कि ये डिफरेंट इस प्रकार से है कि 0.50 में जो है वो 2 सिग्निफिकेंट फिगर देखने को मिल रहा है। वहीं पे बात करें 0.500 वो जो है उसमें वहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो इसके कारण ये हमारा कुछ इस तरीके से डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिलता है। तो सार्थक अंक यहाँ पे इसके आधार पे हम लोग जो है इसमें भिन्नता देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पे क्या पूछा गया कुछ इस तरीके से कि आउट ऑफ 1 मोलर एंड 1 मोलैलिटी, यहाँ पे बेसिकली बोल सकते हैं। ठीक है, ये आपका मोलरिटी और 1 मोलैलिटी ग्लूकोज, मोलर और 1 मोलर, इस तरीके से बोल सकते हैं कि आउट ऑफ 1 मोलर एंड 1 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन इन वाटर विच वन हैव हायर कंसंट्रेशन, किसके पास हायर कंसंट्रेशन होगा। ठीक है, तो जिसका वॉल्यूम ज़्यादा हो, क्योंकि ये चीज़ हमारा डिपेंड करता है वॉल्यूम पे, मोलरिटी जो हमारा होता है। तो 1 मोलर और 1 मोलर ग्लूकोज जलीय विलयन में किसकी सांद्रता अधिक होगी, तो वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा, इसको हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो जिसके कारण यहाँ पे जो 1 मोलर वाला सॉल्यूशन होगा उसका यहाँ पे जो सांद्रता होगा वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, कंसनट्रेटेड वो सबसे ज़्यादा होगा, इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। जो मोलर वाला है सीधा सिंपल बात है वो आपका जो होता है हायर कंसनट्रेटेड होता है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो कुछ इस तरीके से ये हमारा जितना भी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप था वो हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो इन सभी चीज़ों को आप देख सकते हैं। अब हम लोग जो है अगले सेक्शन की तरफ यहाँ पे बढ़ने वाले हैं, जो कि हमारा है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ, लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भी यहाँ पे साथ ही साथ दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन। यहाँ पे हम लोगों को अमाउंट जो है कार्बन डाइऑक्साइड का हम लोगों को कैलकुलेट करना है, जो कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए, उससे हम लोगों को वहाँ पे प्रोड्यूस होता है। जब फर्स्ट यहाँ पे है 1 मोल ऑफ कार्बन इज़ बर्नड इन एयर, 1 मोल कार्बन को जब हम लोग हवा में जलाते हैं उससे हम लोगों को कितना अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, ये चीज़ पूछा गया है। बी नंबर में है कि 1 मोल ऑफ कार्बन इज़ बर्नड इन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, मतलब 1 मोल कार्बन जब हम लोग 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन को वहाँ पे जलाते हैं तो क्या वहाँ पे कितना अमाउंट होगा, ये चीज़ पूछा गया है। थर्ड में पूछा गया 2 मोल ऑफ कार्बन आर बर्नड इन 96 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो सभी का यहाँ पे मात्रा दिया है, तो एक एक करके हम लोग सभी को देखेंगे और वहाँ से जितना भी अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमारा निकल रहा है वो चीज़ों को हम लोग यहाँ पे करेंगे डिस्कस। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आप करें तो सबसे पहले जो भी बात किया जाए, जैसे कि यहाँ पे अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमारा कैसे बन रहा था, तो कंबसन रिएक्शन को हम लोग देख रहे थे, तब जाके हमारा वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा था। तो वही चीज़ है कि द बैलेंस रिएक्शन फॉर कंबसन ऑफ कार्बन इज। तो सबसे पहले क्या होता है कि इस टाइप के क्वेश्चन अगर जब भी रहे तो आपको सबसे पहले बैलेंस केमिकल रिएक्शन यहाँ से इसके आधार पे आपको लिखना होगा। तो इसके आधार पे हमारा क्या होगा, कंबसन रिएक्शन है, तो जिसके कारण यहाँ पर जो हमारा होगा, क्योंकि कार्बन को यहाँ पे हम लोग कंबसन कर रहे हैं, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन कुछ इस तरीके से CO2। तो यही CO2 डिफरेंट केसेस पे दिया गया है कि कितना प्रोड्यूस होगा, ये चीज़ यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट यहाँ पे जो हमारा था कि 1 मोल कार्बन गिव 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड,
यहाँ पे हमारा जो केमिकल रिएक्शन लिखने का मेन मकसद ये था कि यहीं से हमारा जो है मोल पता चलेगा कि कौन सा जो चीज़ है, कौन सा एलिमेंट बेसिकली कितना मिल के कितना यहाँ पे बना रहा है। इसमें देख लीजिए 1 मोल कार्बन मिल रहा है 1 मोल ऑक्सीजन के साथ, O2 के साथ बेसिकली, तब जाके हमारा 1 मोल CO2 बना रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि 1 मोल कार्बन गिव 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। और जैसा कि अभी हम लोगों ने जो MCQ वाला था उसमें मोल में कितना वहाँ पे ग्राम होता है, ये सारा बहुत मतलब वहाँ पे डिफरेंट हम लोगों ने क्वेश्चन को भी डिस्कस किया था। तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में हमारा कितना होता है, जो भी उसका मोलर मास हो जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं उसका यहाँ पे जो भी 1 मोल में प्रेजेंट है। जैसे कि CO2 का है तो CO2 का मोलर मास हम लोग कितना निकालेंगे। मोलर मास का मतलब ये होता है कि 1 मोल में जितना उसका मास है, तो वही चीज़ है 1 मोल में कार्बन डाइऑक्साइड हमारा कितना होगा, कार्बन का 12 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16 दूनी 32, तो कुछ इस तरीके से 44। तो बस यही चीज़ यहाँ पे इस लैंग्वेज को ही यहाँ पे देखना था। तो 44 ग्राम ये तो हमारा फर्स्ट का आया, क्योंकि एक ही मोल था उससे हमारा 1 मोल बन रहा था, और 1 मोल में 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का ही यहाँ पे बात कर रहे हैं, 1 मोल में कुछ भी चीज़ वहाँ पे हमारा होगा, जो भी हमारा कंपाउंड है उसका हम लोग वहाँ पे मोलर मास कैलकुलेट करके देखेंगे। चलिए बी नंबर यहाँ पे क्या है, बी नंबर यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से कि नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन। सबसे पहले इसका हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि बी नंबर क्वेश्चन हम लोगों को क्या पूछा गया था। बी नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हम लोगों को पूछा गया था कि 1 मोल कार्बन जब 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जलता है तब क्या बनेगा, ये चीज़ पूछा है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। नंबर ऑफ मोल हम लोग सबसे पहले ऑक्सीजन का निकालेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ मोल अगर ऑक्सीजन का निकालना रहे तो हम लोग क्या पढ़े थे, N = W/M पढ़े थे। और वेट हमारा कितना वहाँ पे दिया है, क्वेश्चन में भी हम लोगों ने देखा 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ हम लोगों को वहाँ पे वो पूछा है कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा जब कार्बन उसके साथ रिएक्शन करेगा। तो वेट यहाँ पे हमारा हो गया 16 कुछ इस तरीके से। और मोलर मास हमारा किसका निकालना है, ऑक्सीजन का हम लोग मोल निकाल रहे हैं, इसलिए उसी का यहाँ पे हम लोग O2 का मोलर मास देखेंगे। तो 16/32 मतलब 1/2 कुछ इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल कार्बन का निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं हम लोग नंबर ऑफ मोल, ये चीज़ भी तो किसी का क्वेश्चन होगा कि हम लोग नंबर ऑफ मोल क्यों निकालें। तो नंबर ऑफ मोल निकालने का मेन रीज़न यही है कि फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था कि 1 मोल कार्बन 1 मोल के साथ यहाँ पे हो रहा है तब 44 ग्राम दे रहा है, लेकिन वहाँ पे वो 16 ग्राम हम लोगों को पहले दे दिया ऑक्सीजन। तो उसके आधार पर हम लोगों को कार्बन भी तो देखना पड़ेगा कि वो कार्बन कितना के साथ हमारा रिएक्ट कर रहा है, तब जाके पता चलेगा कि CO2 हमारा कितना बन रहा है। ये लॉजिक यहाँ पे है। तो साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे कार्बन का भी निकालेंगे नंबर ऑफ मोल। तो वही चीज़ है वेट अपन मोलर मास। तो वेट हमारा कार्बन का एक ही वहाँ पे हम लोग है, तो कुछ इस तरीके से 1 यहाँ पे इसका नंबर ऑफ मोल आ जाएगा। 1/1 करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल ऑक्सीजन का हमारा निकल गया 1/2, नंबर ऑफ मोल कार्बन का हमारा निकल गया कितना, 1 निकल गया, ठीक है। क्वेश्चन को फिर से देखिए एक बार, देखिए क्वेश्चन क्या बोला है। सो यहाँ पे देख लीजिए 1 मोल कार्बन बर्न कर रहा है 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, तो ठीक है। चलिए तो दोनों का यहाँ पे हम लोगों ने मोल निकाला। अब मोल से हम लोगों को क्या पता चल रहा है, मोल से यही पता चल रहा है कि इससे ये मतलब हम लोग को सुविधा ये भी होगा कि यहाँ से लिमिटिंग रिएजेंट हम लोगों को पता चल जाएगा आसानी से, क्योंकि मोल वहाँ पे देखेंगे कि कितना मोल किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, क्या बन रहा है, उसमें कौन सबसे पहले ख़त्म हो रहा है और कौन ज़्यादा बन रहा है, कौन कम बन रहा है। ये सारा बात यहाँ से हम लोग जो है मोल से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे वही चीज़ बोला है, हेंस ऑक्सीजन इज़ लिमिटिंग रिएजेंट। तो जिसके कारण ही हम लोग को पता चला कि ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट है। कैसे है ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि ऑक्सीजन हमारा हाफ ही मोल था और वो कार्बन जो है 1 मोल था, तो एक से तो हाफ छोटा ही हुआ। तो वही चीज़ बोला है, इसलिए यहाँ पे अब अमाउंट अगर CO2 का हम लोग निकालेंगे तो अमाउंट ऑफ CO2 हमारा कैसे निकलेगा, अमाउंट ऑफ CO2 हमारा हाफ हो जाएगा, क्योंकि जो लिमिटिंग रिएजेंट हमारा ख़त्म हुआ, ठीक है, तो प्रोडक्ट हमारा कैसे बना था, जो ख़त्म हुआ वही तो उस साइड जाके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ था। तो अगर ये हमारा कार्बन 1 मोल था और ये हमारा हाफ मोल है, तो हाफ मोल तो यहाँ पे 1 से तो छोटा है, तो इसका मतलब ये है कि वो हाफ मोल तो पूरा का पूरा कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग जो रिएक्शन देखे थे उसमें 1 मोल कार्बन 1 मोल ऑक्सीजन के साथ मिलके 1 ही मोल वहाँ पे बना रहा था, जिसके कारण अगर हाफ ख़त्म होगा तो हाफ ही मोल यहाँ पे हम लोगों को बनाएगा। और जैसा कि 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में 44 ग्राम होता है, बातों को समझिए, सारा से आपका क्लियर होने वाला है बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है।
तो जिसके कारण अगर 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड था तो हमारा 44 ग्राम बना था, आधा रहेगा तो क्या हो जाएगा 44 बटा 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 22 ग्राम, कुछ इस तरीके से। बस सेम टू सेम। अब यहाँ पे जो बी नंबर वाला था इसको आप लोग चाहे तो एक बार खुद से करने की कोशिश कीजिएगा, देखिएगा बहुत मज़ा आने वाला है। बस 1 मोल के जगह पे 2 मोल कार्बन का यूज किया गया है और इसको 96 ग्राम ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे आप लोगों को दिया गया। तो इसको भी आप लोग एक बार खुद से कोशिश कीजिए, बहुत ही मज़ा आएगा सॉल्व करने में। चलिए तो अब मैं डिस्कस करता हूँ सी को सॉल्व करने का। अब यहाँ पे देखिए कि क्या है, तो सबसे पहला काम हमारा वही हुआ, बी के जैसा सेम है सी, सीधा सिंपल बात। तो नंबर ऑफ मोल ऑक्सीजन का निकालेंगे, तो अब हमारा 96 ग्राम दिया है, इसका मोलर मास 32 होता है। ओवरऑल निकालें तो ऑक्सीजन हमारा 3 मोल निकला, कार्बन देखें 2 मोल हमको दिया हुआ था। तो यहाँ पर भी क्या होता है कि कार्बन ही जो है, यहाँ पे बेसिकली कार्बन ही नहीं, कार्बन यहाँ पे बेसिकली आपका लिमिटिंग रिएजेंट था, क्योंकि वहाँ तो ऑक्सीजन था। तो अब यहाँ पे कार्बन आपका हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, इसलिए अमाउंट ऑफ CO2 जो बनेगा वो 2 मोल कार्बन जब पूरा का पूरा निकलेगा, 1 मोल से 1 बन रहा था तो 2 मोल से 2 बनेगा, सीधा सिंपल बात है। और यहीं पे हमारा जो कार्बन है वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट आ जा रहा है, तो जिसके कारण जो 1 मोल CO2 जो प्रोड्यूस्ड होगा वो 2 मोल क्या करेगा, बेसिकली आपका जब 1 मोल कार्बन 3 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तब जाके हम लोगों को कितना मिलेगा, यहाँ पे इस तरीके से समझना, देखिए फिर से समझिए कि 1 मोल आपका कार्बन 1 मोल ऑक्सीजन के साथ करेगा तब 1 मोल CO2 बन रहा था। अब 2 मोल हमारा कार्बन जो है वो कुछ इस तरीके से 3 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तब हमारा कितना बनाएगा, कुछ इस तरीके से 2 मोल बनाएगा, क्योंकि जो O2 कार्बन है हमारा वो हमारा क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है, 2 मोल कुछ इस तरीके से 2 में चेंज हो रहा है। तो 2 मोल CO2 कितना प्रोड्यूस करेगा, 1 मोल 44 कर रहा था तो 2 मोल 44 गुना 2, मतलब एक बार यहाँ पे हम लोग डिवाइड से देखें क्योंकि आधा हो गया था, एक बार यहाँ पे हम लोग दुगुना कर दें क्योंकि 2 मोल कार्बन का यहाँ पे वो लोग बात कर रहे थे। और जो चीज़ हमारा लिमिटिंग रिएजेंट ख़त्म होता है वही हमारा प्रोडक्ट के साइड बनता है। इस बात को आप लोगों को अच्छे तरीके से दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे 88 ग्राम, इसलिए इसका आंसर यहाँ पे हो गया, क्योंकि 2 मोल था तो 1 मोल में 44 बन रहा था, तो 2 मोल में 44 गुना 2 मतलब 88 ग्राम यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए वही चीज़ हिंदी में भी है, हिंदी को बस डिस्कस कर दे रहे हैं। कहता है प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का परिकलन करना है, जो भी वो कार्बन डाइऑक्साइड बना उसका, कब, जब 1 मोल कार्बन को हवा में जलाया जाता है, 1 मोल कार्बन को 16 ग्राम ऑक्सीजन में जलाया जाता है, 2 मोल कार्बन को 16 ग्राम ऑक्सीजन में जलाया जाता है, तब यहाँ पे हम लोगों को CO2 का क्या निकालना है, अमाउंट। तो कुछ इस तरीके से वही चीज़ है, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया हम लोग को लिख देना है। 1 मोल कार्बन 1 मोल ऑक्सीजन के साथ मिल रहा है तो CO2 1 मोल बना रहा है। तो फर्स्ट यहाँ पे है 1 मोल कार्बन को हवा में जलाने पर CO2 कितना प्राप्त होता है, 44 ग्राम CO2 मिलता है। ऑक्सीजन की मोल की संख्या बी नंबर का हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जो हमारा 16 ग्राम ऑक्सीजन जब 1 मोल कार्बन के साथ करेगा तब कितना बनाएगा CO2, वो चीज़ बोला है। तो सबसे पहले मोल हम लोग निकालें ऑक्सीजन का, 16/2 मतलब हाफ मोल हो गया, और 1 मोल कुछ इस तरीके से कार्बन निकल गया। तो यहाँ पे देखने से हमारा जो है ऑक्सीजन क्या हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं सीमित अभिकर्मक हिंदी में, तो इसलिए ऑक्सीजन सीमित अभिकर्मक हो गया। इसलिए उत्पादित CO2 की मात्रा अगर करेंगे तो 1 मोल इसके साथ 1 मोल में, तो 1 मोल में यहाँ पे कुछ इस तरीके से 44 होता है, तो इसलिए हाफ मोल यहाँ पे ऑक्सीजन का बात हो रहा है, क्योंकि वही ख़त्म हो रहा है। तो जाहिर सी बात है प्रोडक्ट की तरफ जो ख़त्म हुआ है वही तो आगे गया है प्रोडक्ट की तरफ। आखिर प्रोडक्ट की तरफ नहीं जाता तब तो वो अपने जगह पे रहता, लेकिन जब हमारा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कब बनता है, यहाँ पे रिएक्टेंट का संख्या कम होता जाता है और प्रोडक्ट की तरफ बढ़ता जाता है, तभी हम लोगों को पता चलता है कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। सारा बात वहीं से रिलेट कर रहा है। तो कुछ इस तरीके से 22 ग्राम इसका यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे जो सी नंबर क्वेश्चन था उसमें 96 ग्राम लिया गया, तो ऑक्सीजन का हम लोग मोल निकालें तो 3 मोल आया, कार्बन का निकालें 2 मोल आया, सीमित अभिकर्मक में हमारा 2 मोल आ गया, जिसके कारण 2 मोल में CO2 88 ग्राम बना, क्योंकि 1 मोल में 44 बना था तो 2 मोल में 88 बना, कुछ इस तरीके से। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या बोला गया है कि इन 4 मोल ऑफ प्रोपेन, 4 मोल प्रोपेन में कैलकुलेट करना है ये सारा यहाँ पे जो भी टर्म दिया है, नंबर ऑफ मोल कार्बन एटम का, नंबर ऑफ मोल हाइड्रोजन एटम का, नंबर ऑफ मोलिक्यूल ऑफ प्रोपेन, प्रोपेन का मोलिक्यूल। हिंदी में थोड़ा एक बार देख लीजिए आप लोग कि प्रोपेन के 4 मोल में निम्नलिखित की गणना करें, कार्बन परमाणु के मोलों की संख्या और हाइड्रोजन परमाणु के मोलों की संख्या और प्रोपेन के अणुओं की संख्या। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, जैसा कि यहाँ पे बोला गया है कि इन 4 मोल ऑफ प्रोपेन कैलकुलेट नंबर ऑफ फॉलोइंग
पहला यहाँ पे नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन एटम, ठीक है, कार्बन एटम का कितना नंबर ऑफ मोल है, ये चीज़ वहाँ पे पूछा गया है। तो अगर यहाँ पे प्रोपेन का हम लोग बात करें C3H8 का, तो इसमें अगर कार्बन एटम का संख्या देखें तो वो 3 है, हाइड्रोजन का देखें संख्या तो वो 8 है। तो उसी आधार पे यहाँ पे देख लीजिए सारा लिखा गया है कुछ इस तरीके से, देख लीजिए सारा यहाँ पे दिखा रहे हैं। फर्स्ट यहाँ पे बोला है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन एटम कितना होगा। तो अगर बात किया जाए 1 मोल कार्बन, ये हमारा प्रोपेन का बात किया जाए तो उसमें कार्बन एटम का संख्या 3 है, इसलिए यहाँ पे 4 मोल का बात किया गया है। तो 3 तो हमारा 1 मोल में होता है और 4 मोल के लिए बोला, इसलिए 4 गुना 3 हम लोग किए, मतलब 12 मोल कार्बन प्रेजेंट होगा। दूसरा यहाँ पे बात किया नंबर ऑफ मोल हाइड्रोजन एटम का, तो 1 मोल में जो प्रोपेन है उसमें हमारा कितना हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, 8 प्रेजेंट होता है। लेकिन यहाँ पे इसने बोला है कितना बोला है, इन्होंने यहाँ पे जो बोला है वो 4 मोल के लिए बोला है। तो 4 गुना 8 करेंगे तो 32 मोल हाइड्रोजन का हो जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे जो तीसरा इन्होंने पूछा है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोपेन, ये चीज़ पूछा है कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यहाँ तो मोल था लेकिन यहाँ पे कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। बस यहाँ पे मैंने पहले भी कहा था कि जो लैंग्वेज का ही यहाँ पे फ़र्क देखने को मिलता है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का बात अगर किया जाए तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हम लोग देखते हैं कि 1 मोल में कितना मॉलिक्यूल होता है, हाँ एवोगाड्रो नंबर उसको हम लोग देखते हैं। जो भी मॉलिक्यूल का वहाँ पे बात किया जाए उसमें हम लोग एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो प्रोपेन मॉलिक्यूल में अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का यहाँ पे बात किया जाए तो उसको हम लोग क्या करेंगे कि जितना मोल प्रोपेन हमारा है 4 मोल है, उसमें हम लोगों को क्या कर देना पड़ेगा, एवोगाड्रो नंबर से हम लोगों को मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। तो 4 गुना कुछ इस तरीके से एवोगाड्रो नंबर को जब करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं 24.08 इंटू 10 का पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोपेन हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे पूछा गया है। 1 मॉलिक्यूल्स में हमारा एवोगाड्रो नंबर होता है, तो 4 मोल में अगर 1 मोल का बात किया जाए, 1 मोल मॉलिक्यूल्स में हमारा एवोगाड्रो नंबर होता है, तो यहाँ पे 4 मोल के लिए बोला है तो उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे इसको सॉल्व करना था। वही चीज़ यहाँ पे हिंदी में भी है। फर्स्ट यहाँ पे प्रोपेन के 4 मोल में कार्बन परमाणुओं के मोलों की संख्या ज्ञात करना है। तो कुछ इस तरीके से 1 मोल में हमारा बेसिकली जो एटम होता है कार्बन का वो कितना प्रेजेंट है, वहाँ पे 3 प्रेजेंट है। तो 4 मोल के लिए 4 गुना 3 मतलब 12 मोल कार्बन, और हाइड्रोजन वहाँ पे 8 प्रेजेंट है, तो 4 मोल के लिए करेंगे तो 32 मोल हाइड्रोजन। और मॉलिक्यूल प्रोपेन के अणुओं की संख्या अगर ज्ञात करना होगा तो वहाँ पे अवोगाद्रो संख्या से हम लोग क्या करेंगे, जितना मोल रहेगा जो भी आपका जो कंपाउंड है उसमें हम लोगों को मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। तो 4 इंटू 6.022 इंटू 10 का पावर 23 तो आ जाएगा 24.08 इंटू 10 का पावर 23 प्रोपेन के अणु, कुछ इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें बेसिकली आपका देख सकते हैं पूछा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम मतलब मोल का ही बात किया जा रहा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, सभी में जो भी नीचे दिए गए उनमें से नंबर ऑफ एटम सब में आप लोगों को निकालना है, मतलब वही नंबर ऑफ मोल का बात किया गया। तो नंबर ऑफ एटम कैसे निकालेंगे, 46 ग्राम ऑफ सोडियम में 46 यूनिफाइड ऑफ सोडियम में 46 मोल ऑफ सोडियम में, कुछ इस तरीके से। 46 ग्राम का बात यहाँ पे जहाँ पे हुआ वहाँ पे हम लोग मोलर मास उसको समझेंगे, और यूनिफाइड जहाँ पे हुआ उसको एटॉमिक मास हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे देख लीजिए कुछ इस तरीके से 46 ग्राम ऑफ सोडियम में हम लोगों को नंबर ऑफ एटम पूछा है। तो अगर नंबर ऑफ एटम सोडियम का बात किया जाए तो नंबर ऑफ एटम हमारा मोल के में हम लोग क्या करें, एवोगाड्रो नंबर से उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मोल अगर बात किया जाए तो जो भी हमारा वेट यहाँ पे दिया है गिवन मास, तो 46 ग्राम था, और सोडियम का हमारा मोलर मास कितना हो जाता है, मतलब एटॉमिक मास बोले या मोलर मास बोल सकते हैं, तो उसका होता है 23। डब्ल्यू हो गया हमारा 46 ऐसे बोले तो, और एम हो गया 23। और इसमें हम लोग क्या करें, नंबर ऑफ एटम कर रहे हैं, इसलिए हम लोग एवोगाड्रो नंबर से क्या करते हैं, क्योंकि पहले तो नंबर ऑफ एटम बराबर क्या होता है हमारा मोल होता है, और उसमें हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं एवोगाड्रो नंबर। तो यहाँ पे क्या किया गया, एक ही साथ ले लिया गया है। ठीक है, एन का वैल्यू यहीं पे दिखा दिया गया, और कुछ इस तरीके से एन ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब एवोगाड्रो नंबर से। तो ओवरऑल हमारा यहाँ पे कितना आ गया, इस तरीके से आ गया 12.04 इंटू 10 का पावर 23। ये हमारा निकला नंबर ऑफ एटम जब 46 ग्राम सोडियम प्रेजेंट था। अगला यहाँ पे देख सकते हैं जब 46 यूनिफाइड ऑफ सोडियम प्रेजेंट है तब नंबर ऑफ एटम कितना होगा, ये चीज़ बोला गया है। तो इस तरीके से अगर बात किया जाए, अब यहाँ पे यूनिफाइड में दिया गया है मोलर मास, पहले ही ये चीज़ दे दिया गया है। ठीक है, तो उसमें से हम लोग को नंबर ऑफ एटम अगर जब करना रहे
जब भी हमारा देखिए यहाँ पे बस शब्दों का यहाँ पे हेर फेर है। अगर यहाँ पे ग्राम में जब भी है तो कुछ इस तरीके से जो भी हमारा मोल रहेगा उसमें एवोगाड्रो नंबर को करना है। जब यूनिफाइड में ऑलरेडी अगर रहेगा तो उसमें क्या करना है कि सिर्फ इसी को लेना है, कोई भी वहाँ पे नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए, मतलब वो सीधा सिंपल हमारा n से ही उसको हम लोग को सूचित करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 46 और अपन में बस 27, कोई एवोगाड्रो नंबर से वहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। और नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमारा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे दिया गया। अगला है 46 मोल ऑफ सोडियम। 46 मोल ऑफ सोडियम में कितना नंबर ऑफ एटम है, तो मोल वही आ गया, फिर से वही देख लीजिए नंबर ऑफ एटम, बस जो इस तरीके से हम लोग देख रहे थे। तो इसमें भी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए मोल, और उसमें क्या करेंगे, हाँ एवोगाड्रो नंबर से उसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 46 मोल पहले था तो मोल की जगह पे 46 आ गया, एवोगाड्रो से इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो ओवरऑल हमारा कितना आ गया 276.92 × 10 का पावर 23। बस इसी तरीके से वही हिंदी में है। निम्नलिखित में से प्रत्येक में परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। 40 ग्राम सोडियम में, 40 यूनिफाइड सोडियम में, 46 मोल सोडियम में। तो फर्स्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे सोडियम के परमाणुओं की संख्या, तो नंबर ऑफ जो मोल होगा और उसमें एवोगाड्रो संख्या मल्टीप्लाई कर देंगे, ओवरऑल हमारा 12.04 इतना आ जाएगा मोल। फिर दूसरा था कि 46 यूनिफाइड सोडियम में सोडियम के परमाणु की संख्या निकालना, तो यहाँ पे बस नंबर ऑफ मोल जो भी है वही चीज़ें बोल रहा है, ठीक है। मोलर मास कुछ इस तरीके से लगा के, फिर यहाँ पे 2 मोल कुछ इस जो हमारा परमाणु की संख्या वो 2 आ जाएगा। तीसरा यहाँ पे है सोडियम के परमाणुओं की संख्या, इसमें एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है कि कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ कैल्शियम। देख लीजिए मास परसेंट कैल्शियम का वही फॉर्मूला, मास परसेंट ऊपर हम लोग देखे थे। कैल्शियम का, फॉस्फोरस का एंड ऑक्सीजन का कैल्शियम फॉस्फेट में जो हमारा फॉर्मूला होता है Ca3PO4 का होल ट्वाइस, उसमें हम लोगों को मास परसेंट किसका किसका निकालना है, कैल्शियम का निकालना है, फॉस्फोरस का निकालना है और ऑक्सीजन का निकालना है। तो कैसे हम लोग निकालेंगे, तो सबसे पहले यहाँ तो हम लोग क्या ज़रूरत पड़ता है, मॉलिक्यूलर मास जो हमारा है यहाँ पे उसको हम लोग सबसे पहले निकालेंगे। तो Ca3PO4 का होल ट्वाइस का अगर यहाँ पे इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, ध्यान से देख लीजिए। कैल्शियम का 40 होता है, वैसा 3 है तो 40 × 3, फॉस्फोरस का 31, और यहाँ पे देख लीजिए बाहर में 2 है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई किया। ऑक्सीजन का कितना होता है, हाँ 16 होता है, और वैसा 4 ऑक्सीजन था तो या तो अपने हिसाब से गुना कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 16 इसको 4 दूनी 8 कर दिया, डायरेक्ट उसको 8 से गुना किया गया, और जब हम लोग निकाले तो इसका मॉलिक्यूलर मास हमारा 310 यूनिफाइड आ गया। अब हम लोग क्या हुआ कि ये जो हमारा यहाँ पे मॉलिक्यूल था उसका कंप्लीट निकल गया वहाँ पे मॉलिक्यूलर मास। अब हम लोगों को मास परसेंट निकालने बोला है, तो एक एक करके सभी का मास परसेंट निकालेंगे। पहला निकालने बोला है मास परसेंट कैल्शियम का, तो मास परसेंट कैल्शियम कैसे निकालेंगे, जो भी मास परसेंट एलिमेंट का रहता है तो मास ऑफ दैट एलिमेंट एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ जो ओवरऑल कंप्लीट जो आपका मॉलिक्यूल होता है उसका इनटू में कर देंगे 100%। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा था। अब यहाँ पे इन्होंने जो है कैल्शियम का यहाँ पे मास परसेंट निकालने बोला है, तो मास सबसे पहले ऊपर में किसका हो जाएगा, जो भी हमारा कैल्शियम है उसका हो जाएगा, ठीक है। तो कैल्शियम का मास यहाँ से देख लीजिए आप लोग, अगर आगे नहीं सॉल्व करना तो यहीं से निकल जाएगा कि 4 × 12 मतलब 120 ग्राम यहाँ पे बोल सकते हैं मास जो है कैल्शियम का, यहाँ पे देख सकते हैं यहीं से। अभी इधर ध्यान मत दीजिए, इतना का बात हम लोग कर रहे हैं। तो कैल्शियम यहाँ पे 3 वहाँ पे उसका एटम था, तो जिसके कारण यहाँ पे इसका जो है मास 120 आ गया, और ओवरऑल पूरा का पूरा हमारा 310 था। तो 120/310 इसको 100% से गुना करेंगे तो 38.71% आ जाएगा। मतलब ये जो यहाँ पे कैल्शियम फॉस्फेट हमारा था 100% जो वहाँ पे हमारा मॉलिक्यूल है उसमें 38.71% जो है वो कैल्शियम प्रेजेंट होगा। इसी तरीके से फॉस्फोरस की भी बात करेंगे तो मास ऑफ फॉस्फोरस ऊपर में आ जाएगा, मास परसेंट निकाल रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास वही चीज़ है सिंपल। तो मास हमारा फॉस्फोरस का कितना आएगा देख लीजिए, यहाँ से इसको गुना कीजिए 31 × 2 तो आ जाएगा हमारा 62। तो 62 ऊपर रखेंगे, ओवरऑल कंप्लीट जो मॉलिक्यूलर है उसको हम लोग लिखेंगे, मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20% आ जाएगा। मतलब इतना हो गया कैल्शियम, 20% फॉस्फोरस, और एक और हम लोगों को बोला ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का हम लोग कैसे निकालेंगे, तो मास परसेंट ऑक्सीजन का इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ ऑक्सीजन अपन में मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट जो पूरा का पूरा था इंटू 100%। देखिए एक ही फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को जनरलाइज अगर आप लोग करना चाहें तो मास परसेंट ऑफ एलिमेंट का अगर बात किया जाए तो मास ऑफ एलिमेंट अपॉन में जो पूरा का पूरा मॉलिक्यूलर मास होता है कंपाउंड का, ऐसे बोल सकते हैं। इनटू में 100% करेंगे तब ये हमारा किसी भी एलिमेंट का जिसका हम लोग को निकालना है उसके लिए मास परसेंट का फॉर्मूला हो जाएगा।
तो क्या हुआ 128/310 100% 41.29%। तो इस तरीके से आप लोगों को जो है मास परसेंट निकालना होता है। ठीक है, चलिए हिंदी में भी इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो हिंदी में क्या है, वही सारा चीज़ है कि कैल्शियम फॉस्फेट CA3PO4 का होल ट्वाइस में कैल्शियम, फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना करें। तो सबसे पहले CA3PO4 जो कैल्शियम फॉस्फेट है उसका आणविक द्रव्यमान निकालेंगे, 310 यूनिफाइड आ जाएगा। अब यहाँ से कैल्शियम का द्रव्यमान प्रतिशत निकालेंगे, तो कैल्शियम का द्रव्यमान और पूर्व में कैल्शियम फॉस्फेट का आणविक द्रव्यमान और इंटू हो जाएगा 100%। तो इसको जब गुना करेंगे तो देख लीजिए 120 इसका हो गया कैल्शियम का, यहाँ से आया, और 310 पूरा था उसको लिखें, 100 से गुना किया तो 38.71 आ गया। इसी तरीके से फॉस्फोरस का भी हम लोगों ने निकाला जो कि यहाँ पे निकाला गया है, और इसी तरीके से हम लोग जो है ऑक्सीजन का भी निकालें तो इसको भी आप लोग देख सकते हैं। ये 20% निकला, ये हमारा 41.29% निकल गया। ठीक है, चलिए इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो इसमें क्या पूछा गया है कि द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन, ठीक है, डेंसिटी जो है 3 मोलर सॉल्यूशन का ऑफ NaCl इज इतना। ठीक है, 3 मोलर सॉल्यूशन NaCl का यहाँ पे डेंसिटी जो दिया गया है 1.25 ग्राम पर ml दिया है। अब इससे हम लोगों को मोलेलिटी निकालने बोला है, मोलेलिटी टर्म दिया है, उससे मोलेलिटी निकालने बोला है सॉल्यूशन का। वही चीज़ हिंदी में भी देख सकते हैं कि 3 मोलर विलियन का घनत्व इतना है, NaCl भी यहाँ पे होगा 3 मोलर NaCl विलियन। ठीक है, इसको ऐसे लिखा जाना था। ठीक है, 3 मोलर NaCl विलियन का घनत्व इतना है, इसको सुधार लीजिएगा आप लोग। इस विलियन की मोललता का परिकलन कीजिए, मोललता यहाँ पे निकालना। तो चलिए कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले मोलर जो यहाँ पे उसका डेंसिटी दिया है कुछ इस तरीके से 3 मोल पर लीटर। ये चीज़ आपको पता चल रहा है कि मोलरिटी 3 मोल का बात किया गया, मतलब 3 मोल पर लीटर, मतलब 1 लीटर में 3 मोल वहाँ पे प्रेजेंट है। 3 मोलर कहने का मतलब वो चीज़ है। अब मास ऑफ NaCl इन 1 लीटर सॉल्यूशन, ये चीज़ सबसे पहले हम लोग निकालेंगे। तो 3 मोल पर लीटर है, एक लीटर में 3 मोल है। तो हमारा जो 1 मोल में NaCl होता है वो कितना होता है 58.5 कुछ इस तरीके से होता है। उसके लिए अगर करें तो 3 मोल के लिए हमारा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 175.5 ग्राम यहाँ पे हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ये हमारा निकला मास ऑफ NaCl 1 लीटर सॉल्यूशन में। अब मास ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन का बात किया जाए, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से 1000 और इंटू में हो जाएगा 1.25, क्योंकि ये हमारा ग्राम पर ml का बात वहाँ पे किया गया तो उसको हम लोग लीटर में चेंज कर रहे हैं। ये चीज़ यहाँ पे देख लीजिए, जो यहाँ पे डेंसिटी हमारा दिया था ग्राम पर ml दिया था 1.25, मतलब 1 ml में 1.25 ग्राम था। तो यहाँ पे जो 1 लीटर का बात किया गया तो लीटर में उसको चेंज करेंगे तो 1.25 को 1000 से क्या करेंगे गुना कर देंगे तो 1250 ग्राम यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ जाएगा मास ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी इतना दिया है। सारा चीज़ लिखा गया, आप लोग घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे क्या बोला है कि मोलेलिटी हम लोगों को निकालने बोला है। तो ये सारा टर्म हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को मोलेलिटी अभी आगे निकालेंगे तो वहाँ पे ये सारा टर्म का ज़रूरत होगा। तो जब भी मोलेलिटी निकालना रहे तो ये जो सीक्वेंस है इसको आप लोगों को फॉलो करते हुए चलना है। चलिए अब यहाँ पे देखिए मास ऑफ वाटर अगर निकालना चाहे सॉल्यूशन में तो मास ऑफ वाटर सॉल्यूशन में निकालेंगे तो मास ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन जितना है और उसमें जो भी हमारा NaCl प्रेजेंट है उसको, मतलब क्या था कि हमारा अगर सॉल्यूशन हम लोग क्या पढ़े थे, देखिए ये भी टर्म आप लोग पढ़े ही होंगे कि सॉल्यूशन हमारा जो है बेसिकली देख लीजिए इस तरीके से वो हमारा किससे मिल के बनता है, इक्वल टू यहाँ होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ये तो आप लोग टर्म पढ़े ही होंगे, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो वहीं से हम लोगों को अब सॉल्वेंट का निकालना है तो उससे हमारा क्या करेंगे, जो भी सॉल्यूशन उसमें सॉल्यूट घटा देंगे इस तरीके से। तो वही चीज़ है, हमारा सॉल्यूशन हम लोगों को बेसिकली सॉल्वेंट निकालना है, ठीक है। वाटर हमारा सॉल्वेंट के रूप में होता है तो इसलिए वहाँ पे यूज किया गया। आप ब्रैकेट में चाहे तो वाटर में सॉल्वेंट लिख सकते हैं इन सॉल्यूशन में। तो हमारा जो सॉल्यूशन है कंप्लीट, तो 1 लीटर में हमारा कितना आ गया 1250 ग्राम, क्योंकि ये डेंसिटी से हम लोग वहाँ पे उसको निकाल लिए। तो 1250 में जो हमारा NaCl जितना प्रेजेंट है वो चीज़ यहाँ पे इसको घटाएं तो टोटल जब इसको घटाएं तो हमारा कितना आ गया 1074.5 ग्राम। इसको जब केजी में चेंज किए तो 1.0745 केजी में ये हमारा आ गया। अब यहाँ पे ये चीज़ हम लोगों ने सॉल्वेंट क्यों कैलकुलेट किया, क्योंकि हमारा जो मोलेलिटी का फॉर्मूला है उसमें हम लोगों को पूछा जाता है कि मोलेलिटी सॉल्वेंट का कितना वहाँ पे है केजी में, ये चीज़। अब यहाँ पे हम लोग लगाते हैं मोलेलिटी का फॉर्मूला। तो मोलेलिटी M इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट
सबसे पहले तो यहाँ पे अगर बात हम करें कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट यहाँ पे आप लोग पहचान पा रहे हैं या नहीं, तो सॉल्वेंट तो हमारा वाटर हो गया, सॉल्यूट का बात किया जाएगा तो NaCl हो गया। तो नंबर ऑफ मोल अगर सॉल्यूट का हम लोग निकालेंगे, मतलब किसका मोल, NaCl का, तो उसका अगर मोल हम लोग निकालेंगे तो वेट हमारा जितना है वहाँ से और उसका मोलर मास, तो वहाँ से जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो नंबर ऑफ मोल उसका 3 आ जाएगा। और मास सॉल्वेंट का केजी में, तो सॉल्वेंट का हम लोगों को केजी में कितना निकाले थे, देख लीजिए यहाँ पे निकाले थे, तो वही हम लोगों ने लिख दिया। और ओवरऑल जब निकालें तो 2.79 मोलर, बेसिकली मोलर वहाँ पे हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से इतना टर्म यहाँ पे एक क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी था। ये हम लोगों को बहुत सारा चीज़ यहाँ पे सिखाया, क्योंकि हम लोग सीधा सिंपल है मोलैलिटी का फॉर्मूला हम लोग जानते थे कि नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का, तो नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का कितना है ये चीज़ हम लोगों को निकालना पड़ता। फिर नंबर मास ऑफ सॉल्वेंट का हम लोगों को निकालना पड़ता केजी में। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि सीधा सिंपल बात बोल दिया है कि डेंसिटी जो है 3 मोलर सोल्यूशन NaCl का इतना दिया है, वहाँ से डायरेक्ट निकालो। तो हम लोगों को सारा जो यहाँ पे बात दिया है उसी से हम लोगों को मोलर सॉल्यूशन और यहाँ पे जो डेंसिटी दिया इससे हम लोगों को रिलेट करके इतना सारा निकालता है, तब जाके हम लोगों को सॉल्वेंट का वहाँ पे पता चलता जो उसका मास है। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से। चलिए हिंदी में भी यही चीज़ देख लेते हैं कि 3 मोलर विलियन का घनत्व इतना दिया है, इस विलियन की मोलरता परिकलन कीजिए। तो मोलरिटी हमारा जो है 3 मोल पर लीटर है, मतलब 1 लीटर में 3 मोल है। 1 लीटर विलियन में NaCl का द्रव्यमान अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे। तो 1 लीटर में हमारा 3 मोल दिया है, तो 3 मोल के लिए हम लोग निकालेंगे तो उसको कितना करेंगे, 3 मोल का 3 से गुना करेंगे। और NaCl को हम लोग देखिए सोडियम का 23, फिर से देख लीजिएगा 23, और क्लोरीन का 35.5, जब इसको ऐड कीजिएगा तो आपका 58.5 आ जाएगा। तो 3 गुना 58.5 इक्वल किए तो 175.5 ग्राम आ गया। इसलिए 1 लीटर विलियन का द्रव्यमान अगर हम लोग निकालना चाहें, ये तो हम लोगों को NaCl का वहाँ पे द्रव्यमान पता चला मोल से, ठीक है, क्योंकि मोलर वहाँ पे दिया था। अब यहाँ पे हम लोग 1 लीटर विलियन का बात किया जाए, क्योंकि डेंसिटी हमारा दिया था ग्राम पर ml में। ठीक है, मतलब 1 ml में इतना ग्राम था, तो हम लोगों को 1 लीटर के लिए अगर निकालना चाहिए तो उसके लिए हम लोग क्या कहें, 1000 से 1.25 को यहाँ पे गुना कर दें तो 1250 ग्राम आया। मतलब 1 लीटर में 1250 ग्राम हम लोगों को देखने को मिला विलियन का द्रव्यमान, मतलब क्योंकि घनत्व इतना हमारा दिया था। अब यहाँ से विलियन में जल का द्रव्यमान हम लोग निकालें, जो कि पूरा का पूरा हमारा 1250 आया यहाँ से 1 लीटर विलियन का द्रव्यमान, और उसमें माइनस हम लोग क्या कर दिए, जो NaCl है उसको यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, माइनस कर दिया, जो हमारा सॉल्यूट है, क्योंकि सॉल्यूट यहाँ पे NaCl है, सॉल्यूशन तो पूरा हमारा मोलर सॉल्यूशन है ही, और यहाँ पे जो हमारा सॉल्वेंट है वो हमारा वाटर है। तो ओवरऑल इसका निकालें तो जो हमारा विलियन में जल का द्रव्यमान, जो सॉल्वेंट का द्रव्यमान है वो हमारा इतना निकल गया 1.0745 kg। और मोललता का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि विलय के मोलों की संख्या अपन में विलायक जो हमारा सॉल्वेंट होता है वो किस में होता है, kg में, वो चीज़ हमको लिखना होता है। तो विलय के मोलों की संख्या अगर हम लोग निकालें तो विलय हमारा कौन था, विलय जो हमारा था, सॉल्यूट हमारा था वो कौन सा था, NaCl था। तो NaCl का अगर हम लोग मोल निकाल रहे हैं तो कुछ इस तरीके से, वो तो हमको पहले से ही दे दिया था ना, निकालने का भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 3 मोलर वहाँ पे NaCl सॉल्यूशन वो लिख दिया है, मतलब 3 मोल NaCl का वहाँ पे हम लोग को देखने को मिला। तो 3 इसलिए यहाँ पे ऊपर में लिख दिया गया और नीचे हमारा ये चीज़ आ गया, तो इसलिए ओवरऑल हमारा 2.79 मोलर सॉल्यूशन यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग का अब चलेगा जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन था उसकी तरफ बढ़ेंगे। तो अभी तक वीडियो को आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए यहाँ पे कुछ टर्म्स है उसको यहाँ पे डिफाइन करने बोला है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे है कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म। कुछ यहाँ पे टर्म है जैसे कि मोलैरिटी है, मोल फ्रैक्शन है, एम्पिरिकल फार्मूला है, फार्मूला मास है। ये सारा का सारा हम लोगों ने स्टार्टिंग वीडियो में देख लिया था, तो बस उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सीधा सिंपल यहाँ पे डिस्कस करते चलेंगे। फर्स्ट यहाँ पे मोलैरिटी है, तो मोलैरिटी क्या होता है इसको देख लेते हैं कि इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। इसको हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं कि नंबर ऑफ मोल जो सॉल्यूट का है 1 लीटर सॉल्यूशन में, उसी को हम लोग मोलैरिटी कहते हैं। दूसरा है मोलैलिटी, कहता है इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। इसको हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं कि जितना नंबर ऑफ मोल जो होता है सॉल्यूट का वो 1 kg सॉल्वेंट में, अभी तो हम लोग क्वेश्चन भी देखे थे, प्रेजेंट है, उसी को हम लोग मोलैलिटी कहते हैं।
मोल फ्रैक्शन का बात करेंगे तीसरा, तो इट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ अ पर्टिकुलर कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन। किसी एक पर्टिकुलर के लिए बात करेंगे, उसको वहाँ पे हम लोग उसके फ्रैक्शन में देखेंगे, टोटल जो सॉल्यूशन का मोल है उसको हम लोग बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। अगला देख लीजिए, एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, ये चीज़ पूछा गया है। कहता है एन एम्पिरिकल फार्मूला रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम और डिफरेंट एलिमेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूल में जो भी प्रेजेंट होगा, ठीक है, उसी को हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। ये सारा हम लोग डिस्कस भी किए थे पिछले क्लासेस में। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है ये आपके सबसे ज़्यादा लॉन्ग होंगे, जो कि मान के चले तो 5 मार्क्स में ये चीज़ आपका पूछा जाएगा। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ही आपका लॉन्ग आंसर टाइप पूछा जाएगा कि उसमें से बहुत सारा टर्म आपको दे दिया जाए। जैसे इसमें 5 टर्म आपको दे दिया गया, मोलैलिटी, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, एम्पिरिकल, ये सारा इस तरीके से लिखने दे दिया जाएगा और वहीं से आपका जो लॉन्ग आंसर में इसको बना दिया जाता है। या फिर जो भी और आने वाले जो चैप्टर सभी हैं इसमें, तो उसमें क्या होता है कि सब जो भी लॉन्ग क्वेश्चन बनता है उसी को उसमें डाल दिया जाता है 5 मार्क्स में, या तो 2 से 3 क्वेश्चन उसी में ऐड करके दिया जा सकता है। तो निश्चिंत रहिए, यही सारे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में रहेंगे। इसके लिए आप बस इन चीज़ों को करते रहिए यहाँ पे। अब यहाँ पे एम्पिरिकल फार्मूला देख लिए। लास्ट हमारा है मोलिकुलर फार्मूला। तो इसमें बोला है कि द मोलिकुलर फार्मूला शोज दैट एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। ठीक है, जो मोलिकुलर फार्मूला हम लोगों को क्या शो करता है कि एग्जैक्ट नंबर एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट का प्रेजेंट होगा किसी एक मोल ऑफ कंपाउंड में, उसी को हम लोग बोलेंगे मोलिकुलर फार्मूला। तो ये सिंपल सा बात है, इसमें ज़्यादा अभी आप दिमाग लगाओगे तो आप दिक्कत होगा। बाकी आप एग्जामिनेशन के लिए अभी पढ़ रहे हैं तो सीधा सिंपल इन सभी को आप याद कर ही लीजिए। और अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया कि क्या वो टर्म कहना चाह रहा है, तो उससे आप समझ के लिख सकते हैं। ठीक है, उसको बस आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो आपका काम हो जाएगा। वही हिंदी में है, निम्नलिखित शब्दों की व्याख्या करें। मोलरता, यहाँ पे बेसिकली आपका हो जाएगा, एक तो आपका है मोलरता और यहाँ पे हो जाएगा मोललता। ठीक है, इसको आप लोग सुधार लीजिएगा। मोल अंश, मूलानुपाती सूत्र, आणविक सूत्र। तो यहाँ पे देखते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे सुधार के दिया गया है। तो मोलरता का बात अगर हम लोग करें तो यह किसी विलय के 1 लीटर विलयन में उपस्थित मोलों की संख्या होती है। मोललता का बात करें तो इसे 1 केजी विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, ये समझ सकते हैं आप। मोल अंश का बात किया जाए तो यह किसी विशेष घटक के मोलों की संख्या, किसी भी स्पेसिफिक जो रहेगा पार्टिकुलर, ठीक है, विशेष घटक, जैसे कि अगर यहाँ पे कोई भी A+B है, ठीक है, A+B है, तो A का अगर निकालने बोले तो A का मोल और अपन में A+B, ये यहाँ पे बात कहना चाह रहा है। ठीक है, इस तरीके से यही है मोल अंश, मोलों की कुल संख्या का अनुपात होता है। मूलानुपाती सूत्र का बात किया जाए तो मूलानुपाती सूत्र किसी यौगिक के अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के सबसे सरल पूर्ण संख्या अनुपात, जो सबसे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होता है, उसी को हम लोग मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। अगला है आणविक सूत्र। तो आणविक सूत्र किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या को दर्शाता है। तो ये सारा का सारा आप लोगों को परिभाषा याद होना चाहिए कुछ इस तरीके से। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं, जो कि एक बेहतरीन क्वेश्चन है। हमेशा एग्जामिनेशन में यहाँ से आपका जो है इस टाइप का क्वेश्चन दिया ही जाता है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में ये चीज़ आपका दिया जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या पूछा है कि अ कंपाउंड ऑन एनालिसिस गेव फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन। एक कंपाउंड को जब एनालिसिस किया गया तो कुछ यहाँ पे परसेंटेज कंपोजिशन देखने को वहाँ से मिला, जिसमें से कार्बन आपका 57.8% था। और यह क्वेश्चन हम लोगों ने MCQ में भी डिस्कस किया था, वहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से बताया था, जिसमें कार्बन इतना है, हाइड्रोजन का परसेंट इतना निकला, एंड द रिमाइंडर इज ऑक्सीजन, और जितना भी परसेंट हमारा बचा वो ऑक्सीजन हमारा था। द वेपर डेंसिटी ऑफ कंपाउंड इज 83। वेपर डेंसिटी के भी बारे में वहाँ पे मैंने बात किया था कि वेपर डेंसिटी जो होता है मोलिकुलर मास अपॉन में क्या होता है, 2 होता है। तो वेपर डेंसिटी कंपाउंड का 83 दिया है, तो वहाँ से हम लोग मोलिकुलर मास भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे मोलिकुलर फार्मूला क्या होगा कंपाउंड का, ये चीज़ इन्होंने यहाँ पे पूछ लिया। तो क्वेश्चन को बस डिजाइन अच्छे तरीके से किया गया है, सारा चीज़ हम लोग को पता है, एक एक करके बस डिस्कस करेंगे। और बहुत सारा चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन में भी हम लोगों को दे रखा है, जो कि मेजर चीज़ है। वेपर डेंसिटी दिया हुआ है, परसेंटेज कंपोजिशन दिया हुआ है, तो वहाँ से हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले मोलिकुलर मास निकालेंगे, तो वहाँ से मोलिकुलर फार्मूला हम लोग निकालेंगे। चलिए यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या दिया है। गिवन दिया है कार्बन का परसेंटेज 57.8%, हाइड्रोजन का दिया है 3.6%, ऑक्सीजन का यहाँ पे बोला था रिमेनिंग है, मतलब रिमाइंडर वहाँ पे दिखाया गया नहीं है, लेकिन जितना बन रहा है वो हम लोगों को निकाल के देखना होगा। तो
अगर कुछ नहीं है तो 100%, तो अगर परसेंटेज का यहाँ पे बात किया जाए तो सबसे पहले तो जानते हैं कि 100% होगा कोई भी चीज़। उसमें से 57.8% आपका कार्बन दिया, हाइड्रोजन का परसेंट इतना दिया। तो अब हम लोग को अगर ऑक्सीजन निकालने बोला जाए तो 100 में क्या करेंगे, इतना को जोड़ के 100 में घटा देंगे। तो ओवरऑल जब हम लोग ऑक्सीजन को निकालेंगे तो ऑक्सीजन हमारा 38.6% निकलेगा। क्यों हम लोग निकालें, क्योंकि अभी आगे हम लोगों को ज़रूरत होगा। ठीक है, परसेंटेज कंपोजिशन सभी का पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने जो आपका MCQ वाला था वहाँ पर भी मैंने आप लोगों को बताया था किस तरीके से कि जो आपका परसेंटेज कंपोजिशन था उससे हम लोगों ने एम्पिरिकल फार्मूला निकाला था। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं मोलिकुलर मास बराबर 2 इंटू वेपर डेंसिटी, या फिर वेपर डेंसिटी बराबर मोलिकुलर मास अपॉन में 2, कुछ इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो 2 इंटू 83 और इसका दिया है 166 AMU, यहाँ पे मोलिकुलर मास हमारा आ गया। देख लीजिए कुछ इस तरीके से वेपर डेंसिटी हमारा कितना दिया, 83 दिया गया है। क्योंकि हमारा देखिए वेपर डेंसिटी बराबर हम लोग बोले थे कि मोलिकुलर मास अपॉन में 2 होता है, लेकिन हम लोग को यहाँ पे अगर इसका निकालना पड़े मोलिकुलर मास तो वेपर डेंसिटी को 2 से गुना कर देंगे। तो 83 को 2 से करेंगे तो 166 AMU आ जाएगा। तो सबसे पहले हमारा निकल गया यहाँ पे मोलिकुलर मास। अब यहाँ पे हम लोगों को मोलिकुलर फार्मूला निकालने बोला गया है। अब जब भी यहाँ पे एम्पिरिकल फार्मूला का क्वेश्चन रहेगा तो ये सारा टेबल आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका सब्जेक्टिव में है। तो वहाँ पे आपको सारा चीज़ एक एक पॉइंट लिख के दिखाना पड़ेगा कि आपने किस तरीके से इस आंसर तक पहुँचा है, कहाँ कहाँ स्टेप क्या क्या फॉलो किया, तब जाके आपको 5 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो अगर जब भी एम्पिरिकल फार्मूला वाला क्वेश्चन ये हमारा आएगा इस तरीके का, सबसे पहला जो बॉक्स हमारा बनेगा एलिमेंट का बनेगा, दूसरा परसेंटेज कंपोजिशन बनेगा, तीसरा एटॉमिक मास बनेगा, एकदम याद ही कर लीजिए। तीसरा यहाँ पे परसेंटेज अपॉन में एटॉमिक मास से यहाँ पे हम लोग निकालेंगे उसका कितना जो है कंपोजिशन बन रहा है। फिर यहाँ पे मोलर रेशियो की बात होगी और लास्ट में हमारा सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होगा। और यही हम लोगों को एम्पिरिकल फार्मूला का पूरा बताएगा कि ये फार्मूला इस टाइप का कैसे बना। तो एलिमेंट हम लोगों को कौन कौन सा प्रेजेंट है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। अभी इस क्वेश्चन के अनुसार परसेंटेज हम लोग देखें कार्बन का 57.8% था, हाइड्रोजन का 3.6 है, ऑक्सीजन का निकाले थे 38.6 आया। एटॉमिक मास अगर बात किया जाए कार्बन का तो वो 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, H2 रहता है तब 2 होता है, हाइड्रोजन है इसलिए 1 हो जाएगा। ऑक्सीजन का बात किया जाए तो वो 16 होता है। अब यहाँ पे जो है जो भी परसेंटेज दिया उसको जब एटॉमिक मास से यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो हम लोगों को यहाँ पे उसका कुछ इस तरीके से यहाँ पे निकलेगा। देख लीजिए यहाँ पे मोलर यहाँ पे जो उसका कंपोजिशन है वो सारा निकलेगा। तो कैसे निकलेगा, परसेंटेज हमारा कितना है 57.8, इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो 4.816 हम लोगों को यहाँ पे ये चीज़ आ जाएगा। अगला यहाँ पे इसका निकालेंगे तो 3.6 इसका परसेंटेज था, इसको यहाँ पे 1 से डिवाइड करेंगे तो 3.6 आएगा। हर क्वेश्चन में मैंने पहले ही कहा ये सारा का सारा हर क्वेश्चन में लगभग चलेगा। ऑक्सीजन का बात किया जाए इसका निकालें तो 2.412 यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे मोलर रेशियो को हम लोग यहाँ पे निकालेंगे और मोलर रेशियो हमेशा जब भी निकालना रहेगा तो जो भी आपका यहाँ पे जो हम लोग कंपोजिशन इसका इससे निकाले हैं तो उसमें जो सबसे छोटा आपका होगा, ठीक है, सबसे छोटा होगा उसी से हम लोग उसको जो भी यहाँ पे कंपोजिशन है उसको डिवाइड करेंगे। तो छोटा यहाँ पे 2.412 है, उससे अगर यहाँ पे इसका अगर कार्बन का निकालेंगे मोलर रेशियो तो कार्बन का जितना भी यहाँ पे कंपोजिशन हमारा निकला है उसको हम लोग 2.412 से डिवाइड करेंगे। हमेशा जो भी ये जो यहाँ पे ये वाला बॉक्स में जो सबसे छोटा होगा उसी से इस वाले बॉक्स में जितना इसका आया वैल्यू उसको हम लोग डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे सबसे पहला है 4.816, तो इसको हम लोग जो सबसे छोटा है उससे डिवाइड किया तो 2 आया। इसको भी करना है इसी से और इसको खुद को भी इसी से करना है तो 2 आया, 1.5 आया, 1 आया। लेकिन यहाँ पे देखें कि पॉइंट वाला टर्म था, लेकिन हमको चाहिए यहाँ पे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में, इसलिए सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में क्या किए कि इसको क्या किए 2 से जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए। तो 2 दूनी 4 ये हो गया, 1.5 को यहाँ पे 2 से कर दिए, किसी मतलब इनमें से किसी को एक करके यहाँ पे हम लोग इसको निकाल दिए। तो जब ओवरऑल देखें सिंपलेस्ट तो हमारा आया कार्बन आया 4, हाइड्रोजन आया 3, ऑक्सीजन आया 2। तो यहाँ से हम लोग का एम्पिरिकल फार्मूला बेसिकली कितना आ गया, हाँ C4 आ गया, H3 आ गया, O2 आ गया, मतलब C4H3O2 हमारा आ गया एम्पिरिकल फार्मूला। ये चीज़ हम लोगों को पता चल गया। मतलब कभी कभी एग्जामिनेशन में आपको एम्पिरिकल फार्मूला निकालने तक ही पूछा जाता है, लेकिन इस क्वेश्चन को आप अगर कर लोगे तो आप तो सबसे पहला चीज़ है कि एम्पिरिकल फार्मूला तो आप निकाल ही लोगे, उसके साथ साथ आपका जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला भी निकाल लोगे। वो कैसे निकालेंगे तो आगे यहाँ पे डिस्कस अभी हम लोग करेंगे।
तो सबसे पहला वही है कि एम्पिरिकल फार्मूला हमारा ये चीज़ आ गया। अब यहाँ पे एम्पिरिकल फार्मूला के हिसाब से एम्पिरिकल फार्मूला मास निकालें। क्यों निकालें? क्योंकि मोलिकुलर मास निकालने के लिए हम लोग को एम्पिरिकल फार्मूला मास का भी ज़रूरत होता है। तो सारा चीज़ देख लीजिए एक दूसरे से लिंक्ड है, तो इसको आपको पता होना चाहिए। तो एम्पिरिकल फार्मूला मास हम लोग निकालें, 83 AMU आ गया। एन का वैल्यू हम लोग निकालने हैं, क्योंकि मोलिकुलर फार्मूला जब निकालते हैं तो एम्पिरिकल फार्मूला और इनटू एन का ज़रूरत होता है। और एन ये सारा पिछले वीडियोस में भी मैंने डिस्कस किया था। मोलिकुलर मास हो जाएगा और अपन एम्पिरिकल फार्मूला मास हो जाएगा। अब मोलिकुलर मास का अगर बात किया जाए तो मोलिकुलर मास हम लोगों को इसका अगर निकालेंगे तो पीछे हम लोग शायद निकाले थे, तो इसका कितना आया था 166 आया था। अब एम्पिरिकल फार्मूला मास अगर निकालेंगे तो हमारा आगे 83 और एन का वैल्यू इतना आ गया। अब हम लोग मोलिकुलर फार्मूला निकालेंगे तो मोलिकुलर फार्मूला बराबर होता है एम्पिरिकल फार्मूला और इनटू में जो एन होता है, एन का वैल्यू 2 है। एम्पिरिकल फार्मूला हमारा था C4H3O2, उसमें हम लोग 2 से गुना कर दिए, तो ओवरऑल हमारा मोलिकुलर फार्मूला क्या आ गया C8H6O4। और आपने इस टाइप का भी क्वेश्चन किया था कि ये जो हमारा मोलिकुलर फार्मूला होता है उससे हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला बेसिकली ये जो हमारा मोलिकुलर फार्मूला उससे हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला निकाल रहे थे। जो कि कैसे निकाल रहे थे, ये जो यहाँ पे मान लीजिए C8H6O4 है, इसका सबसे सिंपलेस्ट वर्जन हम लोग देख रहे थे कि क्या है। तो इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड कर रहे थे। तो 2 से जब डिवाइड किए तो इसका देख लीजिए यही एम्पिरिकल फार्मूला आएगा। 2 3 6 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ये सबसे सिंपलेस्ट आपका बनेगा, तो इसलिए वो हमारा एम्पिरिकल फार्मूला होता था। तो वही है, हिंदी में बस डिस्कस कर देते हैं कि विश्लेषण करने पर यौगिक में निम्नलिखित प्रतिशत संरचना दी, जिसमें कार्बन इतना, हाइड्रोजन इतना और ऑक्सीजन का हम लोग को शेष पता नहीं था, लेकिन अभी हम लोग आगे निकालेंगे। यौगिक का वाष्प घनत्व तो इतना दिया है, यौगिक का आणविक सूत्र हम लोग को ज्ञात करना है। तो जो भी दिया गया उसको लिखेंगे। कार्बन का प्रतिशत, हाइड्रोजन का दिया गया, ऑक्सीजन का निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ के और 100 में से उसको घटाएंगे तो इतना प्रतिशत आ जाएगा ऑक्सीजन का। आणविक द्रव्यमान ओवरऑल सबका निकालेंगे तो कुछ इस तरीके से 2 गुना वाष्प घनत्व, इसका हम लोग ये फॉर्मूला जानते हैं कि आणविक द्रव्यमान 2 गुना वाष्प घनत्व होता है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि वाष्प घनत्व बराबर होता है आणविक द्रव्यमान और बटा में 2 होता है। तो ओवरऑल निकालेंगे तो इसका आ जाएगा 166 AMU। अब बॉक्स हम लोग देखते हैं, तत्व लिखते हैं, प्रतिशत लिखते हैं, आणविक द्रव्यमान लिखते हैं और उसका कंपोजिशन जो भी निकालते हैं प्रतिशत अपन में आणविक द्रव्यमान से डिवाइड करके मोलर अनुपात फिर यहाँ निकलेगा और पूर्ण संख्या अनुपात निकलेगा। और कुछ इस तरीके से सभी का आप लोगों को यहाँ पे डेटा दिया गया है। एक चीज़ यहाँ पे याद रखना है कि जब भी मोलर अनुपात हम लोग निकालेंगे तो जो भी यहाँ पे वैल्यू आया था उसको सब जो भी ये कंप्लीट रहेगा, कितना भी रहे, कार्बन रहे, हाइड्रोजन रहे, ऑक्सीजन रहे, सल्फर रहे, जो भी रहे, बेसिकली आपका 3 ही यहाँ पे लगातार लगभग देखने को मिलेगा, क्योंकि ज़्यादा भी आपको लेंदी क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो जो भी इनमें से निकल के जो सबसे छोटा होगा मोलर अनुपात निकालने के लिए उसी से डिवाइड हम लोग करेंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए मूलानुपाती सूत्र ओवरऑल हमारा निकल गया इतना C4H3O2, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा दिया है पूर्ण संख्या अनुपात, इसी से हम लोग जो है ये पता किए। कार्बन 4 है, हाइड्रोजन 3 है, ऑक्सीजन 2 है। ठीक है, अब मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान इसका निकालें तो आया 83 AMU। एन का वैल्यू निकालें क्योंकि आणविक सूत्र बराबर मूलानुपाती सूत्र इंटू एन होता है, इसलिए एन का वैल्यू यहाँ से निकालें। एन होता है आणविक द्रव्यमान अपन में मूलानुपाती द्रव्य सूत्र द्रव्यमान, तो 166 बटा में 83 हो गया, इसका आया वैल्यू 2। तो जो भी हमारा मूलानुपाती सूत्र था उसमें हम लोग 2 से गुना कर दिए तो C8H6O4 आ गया हमारा आणविक सूत्र। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, फाइंड द मोलरिटी, मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। इस बार इस क्वेश्चन में तीनों पूछ लिया गया है। मोलरिटी भी ज्ञात करने बोल दिया गया है, एक हमारा यहाँ पे होना चाहिए, देखिए मिसप्रिंट हुआ है। एक मान लीजिए मोलरिटी है तो एक मोलैलिटी होगा और मोल फ्रैक्शन होगा ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ 10% W/W, मतलब 10% वेट बाय वेट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH। 10% जो W/W होता है इसका मीनिंग होता है, क्या मीनिंग होता है पता है किसी को? वेट बाय वेट, मतलब जो 10% वेट प्रेजेंट होगा 100% में, यही कहने का मतलब है। मतलब ऐसे अगर समझे कि वेट तो हमारा ग्राम में होता है, किलोग्राम में होता है, ऐसे हम लोग समझ सकते हैं। तो वही बोला है कि 10% वेट बाय वेट कहने का मतलब है कि 10 ग्राम हमारा प्रेजेंट होगा 100 ग्राम में, ऐसे बोला गया है। 100 ग्राम है तो उसमें 10 ग्राम वो चीज़ प्रेजेंट है। अब यहाँ पे देखिए डेंसिटी भी सॉल्यूशन का दिया है 1.25 ग्राम पर ml। अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे कि 10% या फिर 10% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH मीन देख लीजिए 10 ग्राम ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, जो मैंने भी बताया वही चीज़ है।
अब यहाँ से हम लोग को क्या पता चला, 10% से हम लोग को यही पता चला कि 100% जो है उसमें से हमारा मतलब 100 ग्राम है, उसमें से 10 ग्राम वो NaOH प्रेजेंट है। तो मास ऑफ वाटर अगर निकालेंगे तो 100 में क्या घटा देंगे, 10 घटा देंगे, क्योंकि 10 ग्राम NaOH हमारा 100% जो सोल्यूशन है उसमें। तो 100 में से यहाँ पे यही चीज़ घटाएंगे 10 में, तो 90 ग्राम हमारा वाटर यहाँ पे निकलेगा। और ग्राम को अगर केजी में चेंज करेंगे तो 0.09 केजी आ जाएगा, क्योंकि हम लोगों को आगे क्वेश्चन में मोलैलिटी भी काउंट मतलब निकालना है बेसिकली, क्योंकि उसको हम लोग केजी में लेते हैं। फिर यहाँ पे NaOH है तो मोलर मास तो निकालना अनिवार्य है, तो इसका निकालेंगे तो 40 ग्राम पर मोल होगा। फिर यहाँ पे मोलर मास H2O का भी निकाल लेते हैं, क्योंकि वो भी प्रेजेंट है, तो इसका 18 ग्राम पर मोल हो जाएगा। इसलिए एक चीज़ और निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल, क्योंकि अगर m का भी बात किया जाए या स्मॉल m का बात किया जाए, या फिर जो x है, समझ रहे हैं ये सारा टर्म, m हमारा हो गया मोलेरिटी, ये हमारा हो गया मोलेलिटी, ये हमारा मोल फ्रैक्शन हो गया। तो सभी में हम लोगों को नंबर ऑफ मोल निकालना पड़ेगा, क्योंकि सभी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल ऊपर में रहता है ही है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ मोल अगर निकालें n बराबर, तो गिवन मास ग्राम में मोलर मास हो जाएगा। तो सबसे पहले NaOH का निकालनी है, तो इसका है 0.4, H2O का निकालें तो 5 आ गया। अब तो ये सारा चीज़ आप खुद से निकाल सकते हो। अब यहाँ पे वॉल्यूम जो है सॉल्यूशन का, ये हम लोगों को क्योंकि डेंसिटी हमारा दिया है मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो यहाँ से वॉल्यूम अगर निकालेंगे तो डेंसिटी अपॉन में m कुछ इस तरीके से कर देंगे। ऐसे समझ लीजिए कि डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो अगर वॉल्यूम निकालना रहे तो क्या हो जाएगा, मास सॉल्यूशन का हो जाएगा, यहाँ पे दिखा देते हैं कि D बराबर होता है मास बाय वॉल्यूम, इसलिए मास बराबर हो जाएगा सॉरी वॉल्यूम बराबर निकाल रहे हैं, फिर से देख लीजिए, D बराबर होता है m/v, इसलिए v हम लोग निकालेंगे तो m/d हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ से सबका पहले निकालेंगे हम लोग वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हमारा सॉल्यूशन का निकाले तो मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। मास अगर सॉल्यूशन का बात किया जाए तो 100% था, क्योंकि वो 10% लिखा था। 10% अगर परसेंटेज कंपोजिशन जहाँ भी लिखे, ठीक है, परसेंट में अगर जहाँ भी लिखे मतलब उसको तो एक तो आपको 100% जो सॉल्यूशन है वो 100% आपका प्रेजेंट है, ये चीज़ आपको मानना पड़ेगा। तो 100 ग्राम यहाँ हो गया। डेंसिटी हम लोग को 1.25 दिया है, तो यहाँ पे ओवरऑल इसका वॉल्यूम निकालें सॉल्यूशन का, तो वॉल्यूम सॉल्यूशन का आ गया 80 ml, लीटर में चेंज किया तो 0.08 लीटर आ गया। अब सारा चीज़ हम लोगों ने ऊपर में निकाल लिया। अब काम हमारा यही है कि फॉर्मूला में बस पुट करते जाना है और हमारा आंसर जो धड़ाधड़ निकल जाएगा। फर्स्ट देखिए मोलरिटी है कैपिटल M वाला, तो नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का अपन वॉल्यूम सॉल्यूशन का लीटर में। नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का हम लोग कितना निकाले थे, सॉल्यूट यहाँ पे है कौन, NaOH हमारा सॉल्यूट है। सॉल्यूट सॉल्वेंट भाई आपको पता निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो सॉल्यूट सॉल्वेंट हम लोग पता कर सकते हैं। सॉल्वेंट हमारा होता है कि जो जिसका जो प्रेजेंट होता है सबसे ज़्यादा, वही हमारा हो जाता है सॉल्वेंट। जो उससे थोड़ा कम होता है, लेसर क्वांटिटी में होता है, वो हमारा सॉल्यूट होता है। किसी भी सॉल्यूशन का बात किया जा रहा है, सॉल्यूशन में अगर लेसर नंबर में अगर कोई भी पार्टिकल प्रेजेंट है तो उसको हम लोग सॉल्यूट बोलेंगे, और जो ज़्यादा हाइयर लेसर बोल सकते हैं, और उसको बोल सकते हैं ग्रेटर बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो ज़्यादा प्रेजेंट होगा उसको सॉल्वेंट बोलेंगे, जो कम होगा वो हमारा सॉल्यूट हो जाएगा। तो मोलरिटी कुछ इस तरीके से निकालें, 0.4 हमारा सॉल्यूट का आ गया, और जो हमारा वॉल्यूम देख लीजिए यहाँ पे निकालें, क्योंकि मोलरिटी लीटर में होता है इसलिए हम लोग इसका यूज किए, तो 0.08, तो ओवरऑल हमारा 5 मोलर यहाँ पे आ गया। अगला यहाँ पे मोलैलिटी स्मॉल m, तो मोल ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में, तो 0.4 ये हमारा आ गया। मास ऑफ सॉल्वेंट का बात किया जाए केजी में, तो मास ऑफ सॉल्वेंट हम लोग कहाँ निकाले थे, यहाँ पे देख लीजिए 0.09 निकाले थे। देख लीजिए कहीं ना कहीं तो ज़रूर होगा, देख लीजिए यहाँ पे है यही चीज़, इसलिए सारा चीज़ हम लोग ऊपर निकाले थे। तो ये हमारा आ गया 0.09 केजी, क्योंकि सॉल्वेंट हमारा यहाँ पे वाटर है। तो ओवरऑल जब निकालें तो मोलैलिटी हमारा स्मॉल m निकल गया 4.44। यहीं पे हम लोग जो है मोल फ्रैक्शन वाटर का निकालेंगे और मोल फ्रैक्शन NaOH का भी निकालेंगे। अभी देखिए जो ऊपर मैंने डिस्कस किया था, Na बराबर Na/Na प्लस NB, जो मैं बोला था कि A प्लस B के लिए अगर मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, उसमें से अगर Na का निकालेंगे तो Na ऊपर में और नीचे में कंप्लीट पूरा का पूरा हो जाएगा। तो अब यहाँ पे A और B में हमारा कौन कौन है, A के जगह वाटर है और B के जगह NaOH है, तो वाटर का निकालेंगे तो ऊपर में हमारा वाटर हो जाएगा और कंप्लीट हो जाएगा वाटर प्लस NaOH। तो इसीलिए यहाँ पे इस तरीके से 5 आ गया और अपन में 5 प्लस 0.4 आ गया, तो टोटल हमारा ओवरऑल कितना आया 0.92 आ गया। फ्रैक्शन NaOH का बात किया जाए
तो फ्रैक्शन NaOH का हमारा कैसे निकला है, नंबर ऑफ मोल NaOH का टोटल नंबर इतना, तो फ्रैक्शन हमारा निकल गया 0.07। ठीक है, तो एक चीज़ हम लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए, जो कि सारा फार्मूला हम लोग एक बार देख लेते हैं। मोलरिटी का फार्मूला जब भी यूज किया जाए तो यहाँ हो जाएगा, एक आप यहाँ से भी याद रख सकते हैं, वॉल्यूम किसी भी का निकालना तो मास अपॉन डेंसिटी हो जाएगा। और यहाँ पे देख सकते मोलरिटी का फार्मूला ये हो जाएगा। एक और फार्मूला यहाँ से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, जो कि देख सकते हैं नंबर ऑफ मोल, ये सारा का सारा आप कहीं पे लिख लीजिएगा। नंबर ऑफ मोल का फार्मूला ये हो गया, फर्स्ट चैप्टर का यहाँ से इंपॉर्टेंट है तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, यहीं पे मैं बता दे रहा हूँ, इतना सारा फार्मूला। मोलरिटी हम लोग देख ही लिए थे। मोल फ्रैक्शन का बात किया जाए तो मोल फ्रैक्शन का फार्मूला ये होता है। अब यहाँ पे वाटर की जगह पे सिर्फ कंपोनेंट लिखिएगा और वाटर यहाँ पर भी कंपोनेंट अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल, इस तरीके से। ठीक है, चलिए हिंदी में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि NaOH के जलीय विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत इतना दिया हुआ है, तो विलयन की मोलरता, मोललता और प्रत्येक घटक में मोल अंश हम लोग को निकालना है। विलयन का घनत्व इतना दिया हुआ है, तो सभी चीज़ यहाँ पे हम लोग निकाल लेंगे। NaOH के 10% जलीय विलयन का मतलब ये होता है कि 100 ग्राम घोल जो होता है 10 ग्राम NaOH, उस मतलब 100 ग्राम जो हमारा घोल है उसमें कितना ग्राम NaOH प्रेजेंट है, हाँ 10 ग्राम प्रेजेंट है। इसलिए पानी का द्रव्यमान निकालेंगे तो जो ओवरऑल कंप्लीट 100 ग्राम हमारा घोल होगा उसमें से घटा देंगे 10 ग्राम NaOH, तब हम लोगों को यहाँ पे 90 ग्राम मिलेगा। और ग्राम को चेंज किए हैं किलोग्राम में तो 0.09 आ गया। अब यहाँ से NaOH का यूज किया गया तो इसका मोलर द्रव्यमान निकालें, 40 ग्राम आ गया। H2O का निकालें तो 18 ग्राम आ गया। मोल का संख्या बराबर ये फार्मूला होता है, तो मोल NaOH का निकालें 0.4 आ गया। H2O का निकालें तो 5 आ गया। विलयन का आयतन हम लोग निकालेंगे, और आयत क्योंकि हमारा घनत्व दिया था तो वहाँ से आयतन निकालेंगे, तो जितना द्रव्यमान था विलयन का और उसमें घनत्व को डिवाइड कर देंगे तो इतना, तो मतलब 80 ml मतलब 0.08 लीटर। अब यहाँ पे मोलरता सबसे पहले निकालेंगे, तो विलय के मोलों की संख्या विलयन बटा विलयन का आयतन लीटर में, तो 0.4 अपन 0.08 और 5 मोलर यहाँ पे आ गया। मोललता का बात किया जाए तो इसका 4.44 आ जाएगा बेसिकली। ठीक है, तो 0.92 यहाँ पे आ गया, ये पानी का मोल अंश आ गया 0.92, मोललता यहाँ पे इतना आया। और यहाँ पे देख सकते हैं आगे यहाँ पे लिखा गया है लास्ट आपका NaOH का मोल अंश जो मोल फ्रैक्शन है, तो NaOH के मोलों की संख्या बटा में मोलों की कुल संख्या, तो NaOH जो हमारा था उसका मोल का संख्या कितना आया था 0.4 और ओवरऑल 5 प्लस इतना तो 0.07 यहाँ पे हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो हिंदी वालों के लिए भी एक बार लिख देते हैं कि जो बेसिकली मोल फ्रैक्शन होता है उसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है। और भी अगर बात किया जाए यहाँ पे आप लोग देखिए हिंदी में, तो अगला यहाँ पे फॉर्मूला देख लीजिए, मोल की संख्या का फॉर्मूला ये हो गया। आयतन निकालने के लिए द्रव्यमान बटा घनत्व करते हैं। मोलरता का बात किया जाए तो ये मोलरता का फॉर्मूला होता है। आगे बात किया जाए तो मोलरता का फॉर्मूला ये होता है और मोल फ्रैक्शन का ये होता है। ठीक है, यहाँ पे पानी की जगह आप कुछ भी पदार्थ ले सकते हैं, पदार्थ के मोलों की संख्या बटा मोल की कुल संख्या। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अंत तक जो देखे होंगे उन लोगों को सारा चीज़ समझ में आ गया होगा और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इन सभी को देख लीजिए। और यहाँ पे आप लोगों को और भी जो पिछले साल जो मॉडल सेट किए गए थे वो आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है, तो इन सभी को आप लोग देख सकते हैं। जो भी यहाँ पे लास्ट में वीडियोस आप लोग को इन स्क्रीन में जो दिख रहा है इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ से भी आपका प्रैक्टिस हो जाएगा अच्छा खासा। ठीक है, तो चलिए यहीं तक रखते हैं इस वीडियो को, यहाँ तक आप सभी का धन्यवाद।